हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका हमदान इंटरप्राइजेस एफसीटी चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं हूं दिलशाद अहमद, जो कि इस कंपनी का ओनर हूं। और ये कंपनी मैंने स्टेबल की है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ई कॉमर्स क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो ई कॉमर्स का जो एरिया है, ये बहुत ग्रोथ किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, किसी भी एक कंट्री, दो कंट्री की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये ई कॉमर्स का इदारा बहुत आगे गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसके ऊपर सीखें। इसकी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा, ताकि आपको स्लो स्लो हर नॉलेज मिलता रहे। आप उसके ऊपर फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। मैं एक साथ में सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, तो आपको मिक्सड अप हो जाएगा आपके माइंड में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज सिर्फ आपको ये बताऊंगा ई कॉमर्स है क्या, इसकी कैटेगरीज क्या हैं, और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो, ई कॉमर्स। नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स ओवरव्यू। उसमें आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ द ई कॉमर्स एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। इसमें हम ई कॉमर्स के बारे में डीपली जानेंगे और उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। आगे हमारा डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, आप देख रहे होंगे कि ई कॉमर्स, ई के बाद डैश लगा हुआ है, फिर कॉमर्स लिखा हुआ है। तो ई जो है वो एक शॉर्टकट की है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड की। तो हम लोग उसको शॉर्टकट में हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग लिखते हैं ईमेल। ईमेल मीन्स कोई मेल है जो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे आया है, उसको ईमेल बोलते हैं। उसी तरह हमारा ई कॉमर्स होता है, जो ई से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एंड कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स व्यवसाय या बिजनेस। ओके, सो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग, selling, transferring or exchanging products, services and or information via electronic networks and computers. So इसमें बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि हम जो ई कॉमर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, वो एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर या नेटवर्किंग के जरिए हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, जो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। जिसको हम फुल डिटेल्स में बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की हिस्ट्री जानेंगे, ये कब से स्टार्ट हुआ। तो 1970, ओके, 1970। ई कॉमर्स मीन द फैसिलिटेशन ऑफ द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग द टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ईडीआई, एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी, allowing business to send commercial documents like purchase order और invoice electronically। तो इसमें क्या है कि ई कॉमर्स पहले जब शुरू हुआ, उसमें ईडीआई होता था। ईडीआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो डाटा होते थे, जो रिकॉर्ड होते थे, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, वो चेंज होती थी। चेंज मतलब क्या है? इंटरचेंज मीन्स वो सेंड उधर करते थे दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी को करती थी। तो उस टाइम ये हम बोलते थे ईडीआई। तब वो ई कॉमर्स नहीं बोलते थे उसको, इसका शॉर्टकट था ईडीआई। एंड उसी का दूसरा पार्ट था ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब कि जब वो बिजनेस एक डीलिंग हो जाती थी, तो उसके बेस पे वो लोग एक इनवाइस बनाते थे, जो कि आप लास्ट लाइन में देख रहे होंगे, परचेज ऑर्डर लिखा हुआ है, परचेज ऑर्डर और इनवाइसेस।
तो जब हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज ऑर्डर। मतलब हम खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं किसी चीज़ को, कंपनी देती है कि आप खरीदो। तो उसके बाद वो सप्लायर को देते हैं, सप्लायर हमें इनवॉइस बना के देता है कि आपने जो हमें परचेज ऑर्डर दिया है उसकी ये इनवॉइस है, उसका ये अमाउंट है। तो वो अमाउंट जब कंपनी को पे करना पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली करते थे। मतलब कि वो बैंक से जाकर, बैंक के थ्रू, उनके इंटरनेट के थ्रू, उनके कंप्यूटर के थ्रू उस डीलर को वो ट्रांसफर करते थे अपना पैसा। तो उस चीज़ को बोलते थे EFT। और जो इनवॉइस और जो उनके परचेज ऑर्डर के जो डॉक्यूमेंट होते थे, वो लेन देन होते थे, ट्रांसफर होते थे, उसको बोलते थे EDI। ओके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। और जो पैसा का लेन देन होता था, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स। फंड्स मीन्स क्या होता है? फंड जो पैसे या किसी भी कंपनी की कैपिटल को बोलते हैं, जिसमें आप कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें पैसे लगाते हैं, उसको फंड बोलते हैं। तो फंड ट्रांसफर, तो आप पैसे ट्रांसफर करने को उसको शॉर्टकट में पहले बोलते थे EFT। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बात। ये बस एक इतिहास का एक छोटा सा क्लिप है कि आपको उसको माइंड में रहे कि कब स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम। 1970 में ये दो चीज़ें वहाँ पे होती थी, वो अलग अलग होती थी। लेकिन अब यही चीज़ हमारे आज के टाइम में एक कंबाइन हो गया है, जिसको हम E-कॉमर्स बोलते हैं, जिसको फुल फॉर्म में आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो नेक्स्ट है हमारा E-कॉमर्स कैटेगरीज। E-कॉमर्स की कैटेगरी क्या होती है, वो कितने कैटेगरी, कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टू मेजर कैटेगरीज होती है, और जो वो नेक्स्ट वाली कैटेगरी है वो अदर्स कैटेगरी है। तो हम आगे जानेंगे कि ये कैटेगरी है कौन सी, और इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आपने देखा था पिछली स्लाइड में दो ऑप्शन था हमारे पास। उसमें था टू मेजर कैटेगरीज एंड सेकंड वन था हमारा अदर कैटेगरीज। तो इस स्लाइड पे हम टू मेजर कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, जिसमें टू मेजर कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है हमारा B2C। आप देखें उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ शॉर्टकट B2C। और सेकंड आता है B2B। अब B2C का मतलब क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर मेड बिटवीन बिजनेस एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल Amazon.com, eBay.com। ओके, तो ये एग्जाम्पल है कि B2C का मतलब क्या होता है। बिजनेस क्या होता है? मतलब कि जो सेल करने वाला बंदा है, जो सेल करने वाली कंपनी है, वो बिजनेस है। और कंज्यूमर क्या होता है? उपभोक्ता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। और जो हम यूज़ करते हैं, जो भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूम करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, तो वो बोलते हैं हम उसको B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे हम अमेजोन से परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं इंडिया में, तो वो हमारा B2C हो जाता है, क्योंकि जो बेचने वाला है अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और हमको बेच रहा है, वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम उसको दोबारा बेचेंगे। वो तो दूसरी बात है, हम उसको क्या करेंगे, लेकिन उनको पता है कि ये एक पीस ले रहे हैं, दो पीस ले रहे हैं, तो इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। तो वो बिजनेस कैटेगरी में आता है B2C में। और दूसरा है आपका बिजनेस टू बिजनेस। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है कोई एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कोई चीज़ परचेस कर रहा है सेल करने के लिए, ना कि उसको इस्तेमाल करने के लिए। बिजनेसेस मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विथ अदर बिजनेस, राइट। आप देख रहे होंगे, मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से ट्रांजेक्शन होता है, उस बिजनेस को हम B2B बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अदर कैटेगरीज। अदर कैटेगरीज में पहला है हमारा C2C। C2C का सिंपल सा मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब बेचने वाला भी कंज्यूमर है और ख़रीदने वाला भी कंज्यूमर है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कन्फ्यूज़ ही रहोगे, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई मोबाइल ख़रीदा, आपने उसको 3 महीने इस्तेमाल किया, आप उसको सेल करना चाहते हो, ठीक है। तो हर कंट्री में अलग अलग वेबसाइट होती है सेल करने के लिए, सेकेंड हैंड आइटम सेल करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वो वेबसाइट पे जाते हो, आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हो कि मुझे ये सेल करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक ही पीस होता है, दो ही पीस होता है, मैक्सिमम दो पीस होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप कंज्यूमर हो, आपने उस पर वेबसाइट पे अपलोड किया, ठीक है। अब उसको खरीदने वाला भी कंज्यूमर ही होगा ना,
उसको एक पीस चाहिए, वो खरीदेगा तो वो कंज्यूमर होगा। तो इस कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं, C2C। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जी हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हुई, कंज्यूमर टू बिजनेस भी होता है। अब मुझे नहीं पता किस कंट्री में अवेलेबल है, पर दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में ये चीज़ अवेलेबल है कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है, आपको लगता है कि ये चीज़ मैं सेल कर सकता हूँ, तो आप उस कंज्यूमर टू बिजनेस पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है, जिसका नाम दुबई में है तो उसका नाम है कार्टलो। ठीक है, कार्टलो.com पे जाएंगे तो आप उसको अपना मोबाइल उस पर अपलोड करेंगे, आप उसके बारे में बताएंगे इतना पुराना मोबाइल है, यहाँ से डैमेज है, यहाँ से स्क्रैच है। तो उसके बाद उधर से सामने वो जो कंपनी होगी, जो वेबसाइट के कंट्रोलर होंगे, वो वहाँ पे बैकएंड से आपको उसकी वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो आप अगर सेटिस्फाई हो गए कि हाँ भाई ये वैल्यू सही है, तो फिर वो नेक्स्ट डे वहाँ की कंपनी के बंदे आएंगे, उनका डिलीवरी पर्सन आएगा, वो आपसे वो प्रोडक्ट पिक करेगा, आपको पैसे दे देगा उसका। उसके बाद ये उस कंपनी की हेडेक है कि वो उसको कितने में सेल करते हैं। तो शायद उसको वो रिफर्निश करते होंगे या फिर उसको क्लीन करके रीसेल कर देते होंगे, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो सेल कर रहा है और जो खरीदने वाला है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, वो भी सेल करेगा, वो भी उसको बेचेगा, इसलिए उसको कंज्यूमर टू बिजनेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ई लर्निंग। ई लर्निंग सिंपल सा है कि आप जानते हो कि जैसे इंडिया में बायजूस है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक नॉलेज के पर्पज से जो भी ऐप बनाते हैं, जो भी वेबसाइट बनाते हैं, उनका वो बिजनेस होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको ई लर्निंग बिजनेस बोलते हैं, कैटेगरीज में आता है। तो ई लर्निंग कॉमर्स हो जाता है वो। और लास्ट है हमारा ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट से आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट के कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम है जो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, जो भी कॉमर्स के काम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो ई गवर्नमेंट, ई कॉमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? तो पहला फायदे की जो कैटेगरी है वो बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो बिजनेसमैन है या जो ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए क्या फायदा है। ठीक है, और दूसरा है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, मतलब जो कंज्यूम करेंगे, जो हमारे कस्टमर होंगे उसके ई कॉमर्स के, उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो आगे चल के देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है। तो हमारा पहला है बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे जो उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट्स है। उनके लिए पहला बेनिफिट्स है ग्लोबल रीच। मतलब क्या है ग्लोबल रीच का मतलब क्या है कि आप वो लोग ग्लोबली रीच कर देते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं। वह एक जगह से वो पूरी दुनिया में वो लोग कवर कर लेते हैं, हर जगह हर कस्टमर से वो लोग मीटअप कर लेते हैं, ऑनलाइन हो या फिर कॉल पे हो या फिर वो ईमेल के थ्रू हो, किसी भी तरीके से वो लोग ग्लोबली रीच हैं। ठीक है, तो वो पूरे ग्लोबल पे उनका एक कंट्रोल है। और नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि इससे क्या होता है, जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। कॉस्ट कम होने का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके थ्रू वो लोग जो ग्लोबल में पूरी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके हिसाब से वो लोग कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, तो उसको कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। अब थर्ड है हमारा सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट। सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट की सप्लाई होती है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक जाने की, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है ई कॉमर्स की वजह से। एक्सटेंडेड ओवर 24/7 365, मतलब कि आप कोई भी ई कॉमर्स, कोई भी बिजनेस 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन साल में, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, शॉप की तरह नहीं है कि 9 बजे बंद हो जाएगी, 8 बजे बंद हो जाएगी। आप किसी भी टाइम उठो, अपना मोबाइल उठाओ, अपना कंप्यूटर ऑन करो, आप ई कॉमर्स इस्तेमाल करो। और आपका सेकंड लास्ट है आपका कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मतलब क्या है कि सपोज दैट आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, तो आपने गया ऑनलाइन पे, आप एक एग्जांपल ले लो alibaba.com पे, ये सबसे बड़ी वेबसाइट है। तो वहाँ पे गए, आपको बैग चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस बैग पे कोई अलग डिज़ाइन होनी चाहिए, तो बहुत से सप्लायर हैं जो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन बनाकर भी आपको देते हैं।
ठीक है? तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको कस्टमाइज़ेशन मिल जाता है, आपको कस्टम करके आपके हिसाब से डिज़ाइन बनाकर वो दे देते हैं। लेकिन अगर यही ई-कॉमर्स नहीं होता, तो आपके बगल वाला शॉप या आपकी सिटी का शॉप या आपके शहर का शॉप, कोई भी शॉप वाला ऐसा नहीं करते। क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट होते हैं ऑलरेडी वो बिल्ड होते हैं, तो वो लोग दोबारा उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये ई-कॉमर्स का फ़ायदा ये है कि कस्टमाइज़ेशन मिलता है, उसमें हमको जैसी डिज़ाइन चाहिए हम उसे बनवा सकते हैं। एंड लास्ट है इम्प्रूव कस्टमर्स रिलेशंस। जो हमारे कस्टमर्स के रिलेशन हैं, जो व्यवहार हैं, एक दूसरे से रिश्ते हैं, वो इम्प्रूव होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री बन जाते हैं। अगर ई-कॉमर्स नहीं होता, आप बहुत हद तक जाते, आप अपनी स्टेट तक रहते। स्टेट क्या, आप अपने कंट्री में ही रह जाते, उससे आगे नहीं जाते। तो ये ई-कॉमर्स का लास्ट वाला इम्प्रूवमेंट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, मीन्स कस्टमर को इसका फ़ायदा क्या है। जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में फ़ायदा ये है पहला कि मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वेबसाइट पे, एक ही जगह पे हज़ारों लाखों प्रोडक्ट मिल जाएंगे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, आपको कहीं किसी भी 10 जगह 10 दुकान पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लैपटॉप ओपन किया, आपने मोबाइल ओपन किया, आप वहाँ पे बैठे-बैठे 10 वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट, 10 कंट्री का प्रोडक्ट आप कंपेयर करो, आपको जो अच्छा लगे वो परचेज़ करो। सेकंड है चीपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। ये भी सही है कि जब आप एक जगह बैठे 10 जगह का आप प्रोडक्ट चेक करोगे, आप उसमें ये भी देख सकते हो कि कौन-सा सप्लायर, कौन-सा बिज़नेसमैन आपको सस्ता दे रहा है। तो उसमें क्या होता है, आप उसको सस्ते दाम में यानी चीपर दाम में उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो या सर्विस को। एंड थर्ड वन है इंस्टेंट डिलीवरी। इसमें क्या होता है, आप इंस्टेंट डिलीवरी भी ले सकते हो, जिसकी फास्ट डिलीवरी होगी, नेक्स्ट डे या 2 डे 3 डेज़ लेते हैं, डिपेंड ऑन आपकी लोकेशन कैसी है, उसके हिसाब से वो डिलीवरी कर देते हैं। तो आपको वहाँ पे फिजिकल जाने की या किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड लास्ट है आपका इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि जब प्रोडक्ट कोई भी सप्लायर या कोई भी बिजनेसमैन अपलोड करता है इंटरनेट पे या वेबसाइट पे, उसकी सारी डिटेल उस पे अपलोड करता है, सारी डिटेल मेंशन होती है। कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या चीज़ का यूज़ हुआ है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितना उसकी लाइफ है, सारी चीज़ें उस पे मेंशन होती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने मार्केट में जाओगे, वो आपको फिजिकल शॉप वाला कभी उसको फुल डिटेल्स नहीं दे सकता। उनको यहाँ तक नहीं पता हो पाता है कि वो किस मटेरियल का बना है। वो बस आपको उसकी अच्छाई बताएगा 2-4, उसके बाद आपको सेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ई-कॉमर्स में आपको फुल डिटेल्स होती है। और हाँ, अगर वो रॉन्ग प्रोडक्ट बेचता है तो आपका राइट है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो और उस पे एक्शन लेते हैं लोग। ठीक है? तो लास्ट हमारा है पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप किसी भी ऑक्शन की। ऑक्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की नीलामी होती है। कभी-कभी क्या होता है, मैं आपको बता दूँ ये इसका मतलब क्या है, एग्ज़ैक्टली इसका मतलब क्या है। नीलामी तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे इसका मतलब क्या है। आप लोगों ने अमेज़न सुना होगा। अमेज़न पे क्या होता है, लोग जो वेंडर होते हैं, जिस पे सेल करने वाले लोग होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट 1000-2000 प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में बेचते हैं। उनके वेयरहाउस में भेज देंगे, वहाँ से जब अमेज़न को ऑर्डर आएगा तो अमेज़न अपने पास से उनके प्रोडक्ट को कस्टमर तक, कंज्यूमर तक भेजता है। तो होता क्या है, कभी कोई प्रोडक्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नहीं सेल हो पाता, तो वो प्रोडक्ट वो सेलर जो वेंडर होता है, वो उसको ऑक्शन में डाल देता है, नीलामी में डाल देता है। ठीक है? तो उसको नीलामी डाल देगा, तो जिसकी ज़्यादा बोली होगी, सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो लेके चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसको भी कंज्यूमर अपना इस्तेमाल कर सकता है उस नीलामी में। तो ये होता है आपका लास्ट बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर। तो ये लास्ट स्लाइड पे आ गए हम लोग। अब मैं इस स्लाइड पे लास्ट में मैं आपको इस टॉपिक को बताऊंगा, द ट्रेड साइकिल। किसी चीज़ का ट्रेड करने के लिए उसका साइकिल क्या होता है, मीन्स उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मतलब एक बिजनेस कंप्लीट होता है, एक ट्रेड बिजनेस कंप्लीट होता है, तो उसका साइकिल क्या होता है, मीन्स उसका स्टार्टिंग टू एंडिंग कहाँ होती है। तो पहला है, देखें, कंडक्टिंग अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। एक
कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। क्या है? प्री सेल, मतलब सेल के पहले। सेल के पहले क्या होता है? सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, फाइंड अ सप्लायर, कि उस प्रोडक्ट का सप्लायर कौन है, उस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। आप उसको सर्च करेंगे, गूगल पे करेंगे या फिर alibaba.com पे जाके वहाँ पे सप्लायर को फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होता है? नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट मतलब बार्गेनिंग होती है। एक बार्गेनिंग एक बुरी चीज़ नहीं होती, एक बिजनेस का एक प्रोसेस होता है। किसी भी चीज़ का प्राइस अगर आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से ज़्यादा है, तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं, उससे जो उसकी कॉस्ट है उससे कम करवा सकते हैं। एग्री द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, जो टर्म्स होते हैं, जो उसके कंडीशन होते हैं, उस पर एग्री करने के लिए, ठीक है। अब नेगोशिएट में थोड़ा सा और एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप alibaba.com से कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आप अगर 100 पीस लेते हो तो इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 5 दिरहम है। अगर आप 500 लेते हो तो उसकी प्राइस 4 दिरहम हो जाएगी। आप उसकी अगर 1000 पीस लेते हो तो उसकी प्राइस 3.5 दिरहम हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? आप कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में लोगे, अब उसकी प्राइस उतनी ही कम होती जाएगी। तो वो चीज़ पे क्या होता है, alibaba.com पे लोग जाकर बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग कैसे करते हैं कि सबसे पहले वो बोलेंगे कि हमें 10,000 चाहिए, तो वो जो सप्लायर होता है, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है, वो 10,000 पे प्राइस देता है उसको। फिर वो जो परचेजर होता है वो क्या बोलता है, एक्चुअली मुझे अभी आप मुझे 5,000 दे दो या 2,000 दे दो, फिर नेक्स्ट 2 मंथ के बाद मैं ये ले लूँगा। अब जाहिर सी बात है, जब मैन्युफैक्चरर ने अब प्राइस दे दिया है, उतना कम दे दिया, सपोज दैट 2.5 दिरहम दे दिया है, तो अब वो ज़्यादा तो नहीं जाएगा, बहुत करेगा, 2.5 की जगह 3 दिरहम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से लोग इस पे बार्गेनिंग करते हैं ताकि उसको कम से कम कॉस्ट ली जाए। और एक बात और है, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, ज़्यादा बार्गेनिंग भी ना करें। तो वो लोग भी बिजनेसमैन हैं, उनके पास भी दिमाग है, वो भी स्मार्ट हैं, हमारे जैसे जो बायर होते हैं उनके पास डेली 100 उनसे चैट करते हैं, उनसे नेगोशिएट करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे वो आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। कि जो आपने को प्रोडक्ट को सैंपल दिखाएंगे आपको, वो अगर 5 दिरहम का है, अगर आपने ज़्यादा बार्गेनिंग की 3 तक आए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी क्वालिटी को डिक्रीज कर देंगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसको प्रोसेस में कैसे लाते हैं। तो होता है क्या, इतना 2 चीज़ हो गई, आपने सर्च कर लिया, एक सप्लायर आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, आपने एक उसकी प्राइस भी फिक्स कर ली। अब क्या होता है, आप ऑर्डर प्रोसीड करोगे। ऑर्डर प्रोसीड हो गया, डिलीवरी हो गई। डिलीवरी भी आपके पास आ जाती है, 10 दिन 15 दिन लगते हैं अगर आप स्टॉक ज़्यादा ले रहे हो तो। उसके बाद सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट में आपकी इनवाइस मिलती है। इनवाइस के बाद आप उसको पेमेंट करते हो जी। पेमेंट करने के बाद भी आपका उनसे रिलेशन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लिए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें वारंटी होगी, उसके कुछ टर्म्स कंडीशन होंगे। तो वो चीज़ भी रहता है कब तक, जब तक आपकी डीलिंग हुई होती है उस सप्लायर से। आफ्टर सेल्स, एग्जाम्पल वारंटी एंड सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज इसमें इसलिए ऐड किया है कि हो सकता है आपने किसी से सर्विस की कॉन्ट्रैक्ट किया हो, सर्विस का, जैसे एनुअल मेंटेनेंस सर्विस होता है किसी भी आईटी कंपनी से या किसी भी मेंटेनेंस कंपनी से, आप बिल्डिंग को मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको एएमसी बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या होता है, वो कंपनी आपके पूरे साल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके बिल्डिंग के लिए, आपके ऑफिस के लिए, या आप जिस चीज़ के लिए आप उसको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस चीज़ का। तो वो 1 साल तक उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं कि ये चीज़ मेंटेन होने पर इतना चार्ज लिया जाएगा एक्स्ट्रा, अगर कोई भी चीज़ खराब होती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट का सिंपल सा उसका वारंटी होती है। वो आपके डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोडक्ट कौन से सप्लायर से लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना रहा तो मैं इस टॉपिक पर बनाऊँगा कि हम alibaba.com पे कोई भी प्रोडक्ट कैसे परचेज करें, या आप अगर आप लोग में कोई ने किसी ने अच्छा कमेंट्स किया, किसी ने कमेंट्स किया, अगर किसी को किसी और टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे जानना है,
ई कॉमर्स के बारे में, वेबसाइट के बारे में, आपका फेसबुक पेज बनाने के बारे में, इंस्टाग्राम या टिकटॉक के बारे में, कुछ भी आपके दिमाग में अगर आता है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और आईटी से रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, लैपटॉप से रिलेटेड, उसका प्रोसेस, उसको इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग या कोई भी सॉफ्टवेयर से कोई इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी टॉपिक है, आप उसमें कमेंट्स में टाइप करें, लिखें, मुझे भेजें। इंशाल्लाह मैं उसके टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपने कोई अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। और बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।